बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। और इसमें हम एक नई टर्म भी सीखेंगे, एक नई चीज़ भी इस आर्टिकल के अंदर सीखेंगे जो इससे पहले हमें मालूम नहीं थी। आर्टिकल का नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसे ईएमएफ भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारा बेसिकली आर्टिकल है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे लिए एक नई चीज़ है, लेकिन जब मैं इसकी डेफिनेशन करूँगा, इसको बताऊँगा, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि इस तरह की डेफिनेशन आपने कभी पहले भी पढ़ी हुई है। तो इसको हम किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, इसकी डेफिनेशन करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज या EMF defined as the energy supply to unit charge by the battery या by the cell। कि ये वो एनर्जी है जो सेल किसी चार्ज को सप्लाई करता है, उसका नाम हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रख देते हैं। हम इसका अगर फार्मूला देखें तो हम इसको E के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और ये आ जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आप मुझे कहेंगे कि सर ये वाला फार्मूला तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस का भी पढ़ा था कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज या एनर्जी सप्लाई टू द चार्ज इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। यही फ़र्क हमने जानना है कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में क्या है। इसके दूसरी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, लेकिन हमें ये समझ बाद में आएगी जब हम इसकी डेरिवेशन कर चुके होंगे। तो इसकी सेकंड डेफिनेशन हम और का लफ्ज़ यूज़ करके लिखते हैं। हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर भी कह सकते हैं, लेकिन उस वक़्त जब सेल में से या बैटरी में से कोई करंट ड्रॉ ना हो रही हो। EMF इज़ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ऑफ टर्मिनल of cell when no current drawn from cell। जब आप सेल में से कोई करंट ड्रॉ नहीं करते, उस वक़्त सेल के जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो EMF के बराबर कहलाता है। जब आप करंट ड्रॉ करते हैं उस वक़्त सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। ये इसके अंदर वेरी बेसिक डिफरेंस है जो हमें इनिशियल तौर पर याद तो हो जाएगा, लेकिन इसकी बिल्कुल हकीकतन समझ हमें तब लगेगी जब हम इसकी डेरिवेशन कंप्लीट कर चुके होंगे। तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बोलता हूँ।
पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आपने पूरा लिखना है, मैं पी डॉट डी लिख देता हूं, इज इक्वल टू द टर्मिनल पोटेंशियल व्हेन करंट draw from cell। जब आप सेल से करंट ड्रॉ करते हैं उस वक्त जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दे देते हैं। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं और हम इसमें फ़र्क समझते हैं कि वही टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल है वो ईएमएफ के बराबर हो जाता है जब कोई करंट ड्रॉ नहीं करते, और वही पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाता है जब आप कोई करंट ड्रॉ करते हैं। तो फिर इनमें कोई बेसिक डिफरेंस भी होना चाहिए। वो डिफरेंस क्या है? उस डिफरेंस को जानने से पहले मैं इसके ईएमएफ के यूनिट्स को भी बताता चलूँ कि ईएमएफ एक ऐसी फोर्स है जो न्यूटन के बजाय जूल पर कूलम यानी वोल्ट के अंदर ही मेजर की जाती है। तो यूनिट ऑफ ईएमएफ ईएमएफ it is measured in volt। अब हम इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें वेरी क्लियर हो जाएं। और हमें समझ आ सके कि ईएमएफ है क्या चीज़। बेटे जब आप किसी बैटरी के साथ किसी रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो करती है, चार्जेस फ्लो करते हैं। तो कन्वेंशनल करंट की बात की जाए, पॉजिटिव चार्जेस की बात की जाए, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से निकलते हैं, सर्किट में से होते हुए नेगेटिव के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो एक्चुअली में वो बैटरी से जब निकलते हैं तो एनर्जी बैटरी से ले के निकलते हैं, सर्किट के अंदर वो एनर्जी खर्च करते हैं, और जब वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से इंटर होते हैं तो उनके पास एनर्जी ख़त्म हो चुकी होती है। अगर हम उसका प्रॉपर सिंबल बनाएं तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास ईएमएफ है, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस आर में आई करंट फ्लो हो रही होती है, और होता कुछ यूं है कि इधर से चार्जेस निकलते हैं, रेजिस्टेंस में एनर्जी खर्च करके वापस आ जाते हैं। अब मैंने चूंकि आप लोगों को समझाना है पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में फ़र्क, तो मैं एक सादा सी बात आपको समझा दूं। दोनों का यूनिट वोल्ट है यानी जूल पर कूलम। दोनों का मतलब एक्चुअली में ये है, ईएमएफ का भी और पोटेंशियल डिफरेंस का भी, कि वो एनर्जी जो चार्ज को दी जानी है, मतलब भी सेम है। तो फिर फ़र्क कहाँ पे है? फ़र्क ये है सिर्फ कि वो एनर्जी जो बैटरी या सेल चार्जेस को प्रोवाइड करता है वो ईएमएफ है, और वो एनर्जी जो वो चार्जेस बाहर वाले किसी सर्किट के अंदर खर्च कर देते हैं उसको पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देते हैं। अब हमारी जो सेंस है जो पिछले आर्टिकल से बनी है, हमें ये लगता था कि जितनी एनर्जी बैटरी देती है उतनी ही चार्जेस बाहर खर्च कर देते हैं, लेकिन उस वक्त तक हम इस चीज़ से नावाकिफ़ थे कि उस बैटरी या सेल के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होती है। वो क्यों होती है?
उसकी रीज़न क्या होती है? चूँकि बेटे बैटरी या सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, उन इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में इलेक्ट्रोलाइट होता है। जैसे ही नेगेटिव प्लेट से चार्ज अंदर दाखिल होता है तो बैटरी उस चार्ज को पॉजिटिव प्लेट की तरफ धकेलती है। बैटरी के अंदर की कहानी है ये चीज़ अगर हम बनाएं तो वो कुछ इस तरह से बनेगी। इस बैटरी को मैं थोड़ा बड़ा करके बना के दिखाऊं तो ये बैटरी मैंने जब खोल कर देखा तो मुझे पता चला कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है। ये दोनों एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप्ड हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में फील्ड है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जो कि हमेशा से होती है। एक चार्ज जो बाहर वाले सर्किट से घूमता हुआ नेगेटिव प्लेट से आकर यहां पे अंदर गिरता है, वो पॉजिटिव चार्ज, वो गिर गया। अब बैटरी क्या करती है? बैटरी उस चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड पॉजिटिव प्लेट की तरफ धकेलती है। इस दौरान बैटरी ने अपनी एक केमिकल रिएक्शन चलाना है, उस केमिकल रिएक्शन में से निकलने वाली एनर्जी इस चार्ज को देनी है और उस चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड धकेलना। चूँकि अगेंस्ट द फील्ड पॉजिटिव चार्ज को धकेलना आसान नहीं है, उसके लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी और वो एनर्जी कौन खर्च करेगा? वो बैटरी अपनी केमिकल एनर्जी खर्च करेगी। ये वो बात है जो मैंने चैप्टर नंबर 12 के अंदर आप लोगों को सिखाई थी कि जब भी आप एक चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड धकेलते हैं तो आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे वो वर्क, वो एनर्जी कौन लगाता है? वो बैटरी लगाती है। कहाँ से वो एनर्जी लेती है? वो अपनी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है एक रिएक्शन के ज़रिए, जो कि इस चार्ज को मिलती है। ये चार्ज अगेंस्ट द फील्ड जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई हो जाती है। तो जिस इंस्टेंट पर, ये मैं ग्रीन से लिख देता हूँ, ये एनर्जी केमिकल रिएक्शन के ज़रिए इसको मिल गई, ये एनर्जी इसको मिल गई, उस इंस्टेंट पर जितनी एनर्जी चार्ज के पास आई वो उसकी ईएमएफ बन गई। ठीक है। फिर ये चार्ज अगेंस्ट द फील्ड मूव करते हुए इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिजन करता है। कोलिजन करते हुए ये अंदर ही कुछ एनर्जी खर्च कर देता है कोलिजन के दौरान रेजिस्टेंस की वजह से। ये वो रेजिस्टेंस है जो इलेक्ट्रोलाइट के वजह से 2 इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में ऑफर होती है उस चार्ज को। उस दौरान ये अपनी कुछ एनर्जी उधर ही खर्च कर देता है। फिर बकाया एनर्जी लेकर ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और निकलकर इस बाहर वाले रेजिस्टेंस में बकाया एनर्जी खर्च करता है। नो डाउट कि इंटरनल एनर्जी की निस्बत बाहर वाली एनर्जी जो है वो ज़्यादा खर्च कर रहा होगा, हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन जो हमने सोचना है वो यहाँ पे ये है कि पहले तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस से वाकिफ़ नहीं थे कि क्या वो भी एनर्जी खर्च करती है। बेशक थोड़ी ही करती होगी, बेशक वो रेजिस्टेंस स्मॉल ही होगी, लेकिन एनर्जी तो खर्च करती है। तो यस ऑफ कोर्स वो एनर्जी खर्च करती है। जितनी वो एनर्जी इंटरनल साइड पे खर्च करेगी, बकाया लेकर जो बाहर वो चार्ज निकलेगा, उस बकाया एनर्जी पर यूनिट चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देंगे। ये वो बेसिक रीज़न है जो ईएमएफ को पोटेंशियल डिफरेंस से अलग करती है। तो फिर हम यहाँ पे जो इसका सिंबल है बैटरी का, अब वो बदलने लगा हूँ मैं। इसका सिंबल तो फिर हमें ऐसे बनाना चाहिए कि हमारे पास ये बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे बेशक लगा दें या दूसरी साइड पे लगा दें। ये एक स्मॉल रेजिस्टेंस, यहाँ पर ईएमएफ है, फिर स्मॉल रेजिस्टेंस में से वो एनर्जी खर्च होगी। ये बैटरी का पूरा निशान बन गया, बैटरी के अंदर वाली कहानी। और ये बाहर वाली रेजिस्टेंस है, ये वाली। अब बाहर यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाएंगे तो जो वोल्टेज वो देगा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस या इस बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दे देंगे। वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और अगर हम इसकी वजह से करंट का फ्लो जाने तो वो ऐसे है, करंट आई फ्लो कर रही है। वो करंट कौन फ्लो करवा रहा है? वो एनर्जी पर यूनिट चार्ज यानी ईएमएफ फ्लो करवा रही है। कितनी रेजिस्टेंस में से करंट गुजर रही है? आर और कैपिटल आर। तो हम
उस करंट वाली इक्वेशन को लिखने से पहले मैं यहाँ पे नोट की हेडिंग एक देकर एक चीज़ यहाँ पे लिखता हूँ कि सेल प्रोवाइडेड एनर्जी टू द चार्ज बाय इट्स केमिकल एनर्जी, कि सेल अपनी केमिकल एनर्जी के ज़रिए चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अदरवाइज़ ये पॉसिबल ही नहीं था कि चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड की जा सके। यानी ये आप एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो सेल ने दी है, जो मैंने डेफिनेशन में लिखा था कि इट इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी सप्लाई टू द यूनिट चार्ज बाय द सेल, तो वो कहाँ से आएगी? वो इस सारी सिचुएशन को समझने के बाद अब हम लिखने के काबिल हुए कि सेल प्रोवाइडेड एनर्जी टू चार्ज बाय इट्स केमिकल रिएक्शन, अपने केमिकल रिएक्शन से। इसीलिए फिर हम ये लाइन लिखते हैं कि सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि सेल अपनी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम इस की इक्वेशन लिख सकते हैं, अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखें, मैथमेटिकल इक्वेशन लिखें, तो हमारे सामने ये आ जाएगी E इज इक्वल टू आई इंटू आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। जिन दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल का डिफरेंस, उन्हीं के दरमियान का करंट, उन्हीं के दरमियान की रेजिस्टेंस। तो इन दो के दरमियान में पोटेंशियल जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज यानी पोटेंशियल है, वो अब EMF है। रेजिस्टेंस स्मॉल आर और कैपिटल आर है, इन दोनों में से करंट फ्लो कर रही, तो हमारा ओहम्स लॉ बनेगा E इज इक्वल टू आई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अब इस सर्किट को देखते हुए हम अपनी इक्वेशन लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ E इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। चूँकि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगी हुई हैं, ये और ये, तो इसलिए इन दोनों के रेजिस्टेंस को ऐड कर लें। तो हम E इज इक्वल टू आई स्मॉल आर प्लस आई कैपिटल आर। अभी आप वोल्ट मीटर को ये समझेंगे, इसने पोटेंशियल का डिफरेंस फाइंड करना। यहाँ पे अगर हम स्विच लगा देते हैं इस जगह पर S, तो इस स्विच को जैसे ही ऑन किया करेंगे तो करंट I फ्लो होगी। जब स्विच को ऑफ कर देंगे करंट फ्लो नहीं होगी। यहाँ से वोल्ट मीटर में से कोई करंट पास नहीं कर सकती, बिकॉज वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होती है। तो ये पैरेलल में लगाया जाता है, इसकी डिटेल हम सितंबर 14 में जाके पढ़ लेंगे। अब हम इसमें ये चीज़ देखें तो मैं I इंटू कैपिटल R, ये है वो पोटेंशियल जो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल को हम I कैपिटल R, इसे ही टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं, यानी जो बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो इसे फिर हम VT का नाम दे देते हैं, VT इज इक्वल टू I कैपिटल R। अब मेरी इक्वेशन आ जाएगी E इज इक्वल टू आई स्मॉल r प्लस VT टर्मिनल पोटेंशियल। अगर हम टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी E माइनस आई आर। मैंने एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से याद करवाई हुई है कि आप पोटेंशियल को एनर्जी पर यूनिट चार्ज समझा करें, ठीक है। अब अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की टर्म में हम कहेंगे कि E वो एनर्जी है जो केमिकल रिएक्शन से बैटरी ने चार्ज को दी, माइनस आई स्मॉल r वो एनर्जी जो चार्ज ने बैटरी के अंदर खर्च कर दी। तो अब ज़रा सोचिए कि चार्ज को उस इंस्टेंट पर जो एनर्जी मिली थी वो EMF, उसने जो इंटरनल साइड पे खर्च कर दी वो आई स्मॉल r,
जो बाकी की बची वो बाहर लेके आया इन टर्म ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल, और टर्मिनल पोटेंशियल भी एनर्जी पर यूनिट चार्ज ही होगा। तो ये तीनों चीज़ें जो इक्वेशन में आपको लिखी मिलती हैं ये एक्चुअली में पोटेंशियल ही है, और इसको पढ़ते हैं एनर्जी पर यूनिट चार्ज, लेकिन इनकी पोजीशन डिफरेंट होने की वजह से एनर्जी डिफरेंट है, इसलिए इनके नाम भी डिफरेंट है। यानी ई वो एनर्जी पर यूनिट चार्ज है जो उस इंस्टेंट पर जब केमिकल रिएक्शन चला चार्ज को एनर्जी मिली, ये वो है। आई स्मॉल आर जो एनर्जी इंटरनल साइड पे चार्ज ने खर्च की, और वी टी जो बाहर वाली साइड पे एनर्जी जाकर चार्ज ने खर्च की। तो हम इसकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये भी बोल सकते हैं, इस इक्वेशन से भी समझ सकते हैं कि ई वो एनर्जी जो चार्ज को प्रोवाइड की गई, आई स्मॉल आर उसने इंटरनल साइड पे जो खर्च की, वी टी जो उसने बाहर वाले यानी एक्सटर्नल साइड पे खर्च की। तो ये चीज़ सारी यहाँ पे लिखते हैं, ई इज एनर्जी provided to the charge by cell. Next, I small r energy loss inside the battery due to resistance of electrolyte। I कैपिटल R जो कि VT भी है, is energy loss outside the battery due to एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उसकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वजह से। यह है एनर्जी कंजर्वेशन। अब अगर हम देखें तो E में से आई आर माइनस करके वी टी निकलता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा आई आर जो है वो कम वैल्यू होगी उतनी E में से, तो टर्मिनल पोटेंशियल हमेशा कम होगा EMF से। ये कब होगा? ये जब आई करंट फ्लो कर रही होगी। अगर आप ये स्विच ऑफ कर देते हैं तो आई करंट ज़ीरो हो जाएगी, उस वक्त टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ बराबर हो जाएंगे। अब आपको वो डेफिनेशन जो है वो स्टार्ट वाली सही समझ आएगी। मैंने ये बताया था आपको डेफिनेशन करते हुए ईएमएफ की कि टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू ईएमएफ इफ नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। जब नो करंट होगी, ज़ीरो होगी, तो टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ मैं केस नंबर 1 लिख लेता हूँ। When no current drawn from cell, then EMF is equal to terminal potential। तो उस वक्त हमारे पास E इज इक्वल टू वी टी आ जाए। केस नंबर 2 है कि अगर हम स्विच ऑन कर दें, जैसे स्विच ऑन करेंगे तो E माइनस आई आर हो जाएगा, तो फिर E में से कुछ माइनस होके वी टी के बराबर आ जाएगा, तो हम कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल विल डाउन द ईएमएफ। टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो ईएमएफ से कम हो जाएगा, और उस वक्त उस टर्मिनल पोटेंशियल को पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देंगे। तो हम केस नंबर 2 लिखते हैं। When current drawn from cell, then Vt लेस देन E, और ये कितना फैक्टर है? बाय द फैक्टर ऑफ आई स्मॉल आर। आई स्मॉल आर फैक्टर से टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ से कम हो जाएगा। ये 2 केसेस हमारे सामने इसके निकल आते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी डेफिनेशन को कंप्लीट कर लेते हैं।